वो चीज़ हमने पहले वाले में पढ़ ली थी कि हम जो है कारक कौन सा कारक है और कैसे उसकी पहचान करके उसमें विभक्ति लगानी है, तो वो चीज़ हमने पहले पढ़ ली थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। तो इसका पहला कारक क्या होता है? कर्ता कारक होता है। तो अब हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे आगे कि कर्ता कारक क्या है और उसको हम कैसे इसके अंदर विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है मैंने कर्ता कारक की परिभाषा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्वतंत्र कर्ता, कि जो कर्ता क्या होता है वो स्वतंत्र होता है, वह किसी पर आश्रित नहीं रहता, क्रिया पर या फिर कर्म पर, वह अपने स्वतंत्र क्रिया करता है और क्रिया के साथ में उसका स्वतंत्र संबंध होता है। तो इस तरह से जो है कर्ता कारक क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कर्ता पृथ्वी या प्रथमा विभक्ति भवति, और जो कर्ता होता है वह जो क्रिया के साथ में उसका क्या होता है? सीधा संबंध होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। क्रिया के साथ में सीधा संबंध होकर के कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। अब जैसे कि मैंने इसका एक उदाहरण भी यहाँ पर समझाया है मैंने कि राम पढ़ती और राम गृहं गच्छति। तो राम पढ़ती मतलब राम पढ़ता है। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा राम पढ़ता है, तो हमको उसको क्या करना है? संस्कृत में बनाना है। तो राम क्या है? कर्ता है। कौन पढ़ रहा है? कर्ता। कर्ता कौन आ गया? राम। तो राम के अंदर कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। और क्रिया है वो राम के अनुसार, अगर राम में प्रथमा विभक्ति है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति एक वचन और प्रथम पुरुष की हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पढ़ती। तो राम पढ़ती यानी कि राम पढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने राम में प्रथमा विभक्ति लगा दी है। फिर राम गृहं गच्छति, तो गृहं यानी राम घर को जाता है। तो घर को, तो को किसके पीछे लग रहा है? घर के पीछे लग रहा है, ग्रह के पीछे लग रहा है। तो उसमें घर क्या हो गया? को किसका कारक चिन्ह है? कर्म का कारक चिन्ह है। तो घर क्या हो गया? इसके अंदर घर हो गया कर्म। और हमें क्या चाहिए? कर्ता चाहिए। तो कर्ता क्या हो गया? राम। तो राम में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। और ग्रहण जो है वो कर्म है, तो कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। तो इसलिए मैंने कर्म में द्वितीय विभक्ति लगा दी है। मैं जहाँ पे ऊपर लग जाता है, इस तरह से बिंदी जहाँ रखती है उसके अंदर द्वितीय विभक्ति होती है। फिर इसके बाद में मैंने लिख दी है गच्छति, कि राम घर को जाता है। तो मैंने यहाँ 2 सेंटेंस बनाए थे, दोनों में मैंने प्रथमा विभक्ति लगा दी है कर्ता के अंदर। फिर हम आगे चलते हैं कि संस्कृत में कर्ता के 3 पुरुष 3 वचन और 3 ही लिंग होते हैं। कि संस्कृत में जो है कर्ता के 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 ही लिंग होते हैं। दूसरी भाषाओं में केवल 2 होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मध्यम पुरुष जब 2 लोग मिलकर के किसी और लोग के बारे में बात कर रहे हैं। और उत्तम पुरुष जो होता है कर्ता स्वयं जो है वो उत्तम पुरुष होता है। फिर इसमें आता है वचन। तो वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 3 प्रकार के इसमें वचन हो गए हैं। फिर आता है इसके अंदर लिंग। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग होते हैं 3 प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। जो दूसरी भाषाएं होती हैं उसके अंदर केवल 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे 3 लिंग होंगे संस्कृत में, 3 ही वचन होंगे और 3 ही पुरुष होंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है आगे जो है, ये जो मैंने लिखे हैं शब्द होते हैं, ये क्या है कि सर्वनाम शब्द है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगी कि जैसे हम कई बार वाक्य बोलते हैं कि राम बाजार गया, सीता बाजार गई, है ना। तो यहाँ पे हम लोग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, राम, सीता, गीता। तो अगर कहीं पर भी ये तो क्या हो गई? संज्ञा हो गई, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तो क्या हो गई? संज्ञा हो गई। लेकिन कई बार हम लोग नाम ना लेकर के कह देते हैं वह बाजार जाता है, वह किताब पढ़ता है, वह घर को जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो उन सर्वनाम शब्दों को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? यह, वह, तुम, वह, मैं। तो इन शब्दों को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो वो मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि जैसे कहीं पे सर्वनाम शब्द होगा, तो जैसे वह शब्द कहीं पे आया है, वह शब्द अगर कहीं पे आया है तो उसके लिए हम कौन से 3 सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं? हम कर सकते हैं स, तो और ते। तो ये 3 सर्वनाम
जो है तो आ जाएगा। फिर इसके बाद में आता है कि वह सब पढ़ते हैं, तो दो से अधिक के बारे में कही जा रही है बात, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। तो इस तरह से हम वह सर्वनाम के लिए तीन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, स, तो और ते। तो यहाँ पे मैंने तीनों का लिख दिया है। फिर इसके बाद में अगर तुम सर्वनाम कहीं आ जाता है, तुम के बारे में अगर कुछ कहना है, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, तो वहां पर तुम के लिए क्या करना है, आपको त्वम शब्द का प्रयोग करना है। तो त्वम, युवाम और युवम। अब इन तीनों शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे, अगर एक वचन के लिए आ रहा है तो आप लोग तुम लिखेंगे, द्विवचन के आ रहा है तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो तो आप युवाम लिखेंगे, और तुम सब पुस्तक पढ़ते हो तो युवाम लिखेंगे वहां पे। तो इस तरह से तुम शब्द के लिए यहाँ पे तीन मैंने सर्वनाम लिखे हैं। फिर इसके बाद में आता है में जो सर्वनाम होगा उसके लिए भी आप लोगों को मैंने यहाँ पे तीन सर्वनाम दिए हैं। कौन कौन से हैं, अहम, आवाम और वयम। तो अहम, आवाम, वयम तीन सर्वनाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अगर ऐसा वाक्य आए तो वहां पे आपको क्या लिखना है, अहम लिखना है। कि स्वयं के लिए आ रहा तो अहम लिखना है। और फिर आवाम आ जाता है तो आवाम का मतलब होता है हम दोनों। आवाम का मतलब क्या होता है, हम दोनों। तो अगर हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या लिखोगे, आवाम पठार। फिर अगर ये आ जाता है कि हम सब पुस्तक पढ़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा वयम पठामः, क्योंकि क्रिया भी फिर बहुवचन की लगेगी, तो इस तरह से वयम हो जाएगा वयम पठामः। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। फिर इसके बाद में पहली चीज तो हो गई कि आप लोगों को सर्वनाम का प्रयोग करना है, और कौन से सर्वनाम के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आप लोगों को करना है, और कर्ता में कौन सी विभक्ति लगेगी ये भी मैंने आपको बता दिया। अब वाक्य में तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है क्रिया। दो को तो मैंने क्लियर कर दिया, अब होती है क्रिया। तो क्रिया के लिए मैंने यहाँ पे एक धातु ली है, वो कौन सी है, पठ। पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना, और इसका मैंने रूप लिया है लट लकार वर्तमान काल, क्योंकि वर्तमान काल का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं जैसे प्रेजेंट टेंस, तो वैसे भी आपको भी यहाँ पे जो है लकार याद करने पड़ेंगे। पांचों रूप में पांचों लकार आप लोगों को याद होने चाहिए। आप एक धातु का कोई सा भी एक लकार लीजिए और उसके पांचों रूपों को याद कर लीजिए, बाकी आप लोग फिर अपने आप बनाते चले जाएंगे आगे। तो एक रूप को याद कर लेना, एक धातु के पांचों लकारों को। मैंने जैसे यहाँ पे लिया है पठ धातु, पठ धातु का मैंने लट लकार रूप लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर मैंने इसका लिया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस तरह से मैंने लिया है। फिर इसमें मैंने लिखा है पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर मैंने ऐसे समझाया कि ये ऐसे चलेगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो और इसके रूप चलेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कि जैसे मान लो आपने क्रिया की है तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है, इसमें भी मैंने नंबरिंग कर दी है और इसमें भी नंबरिंग कर दी है, क्योंकि इन नंबरिंग से आप लोगों को वाक्य बनाने में बहुत आसानी रहेगी और समझ में भी अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि कर्ता क्या होता है, सर्वनाम कैसे प्रयोग करना है आपको, और क्रिया कैसे करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। अब हम वाक्य बनाना स्टार्ट करेंगे कि वाक्य में इन चीज़ों का कैसे प्रयोग करना है। जो मैंने ऊपर बताई थी इन चीज़ों को अब वाक्य में कैसे प्रयोग करना है मैं आप लोगों को वाक्य बताऊंगी। कि जैसे मैंने एक वाक्य लिया है स पढ़ती, तो मतलब इसका हिंदी अर्थ होता है कि वह पढ़ता है। एक वाक्य आ गया वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, तो उसमें मैंने लिखा है वह। तो वह के लिए कौन सा सर्वनाम मैंने आप लोगों को बताया था, अब यहाँ देखेंगे हम कि वह के लिए कौन से सर्वनाम आते हैं। ये तीन सर्वनाम आते हैं, स, तो और ते, तीन सर्वनाम आते हैं वह के लिए। अब आप लोगों को देखना यह है कि वो एक वचन के लिए कह रहा है, द्विवचन के लिए कह रहा है या बहुवचन के लिए कह रहा है। अगर वो एक वचन के लिए कह रहा है, क्योंकि मैंने लिखा है कि वह पढ़ता है, तो वह क्या आ रहा है, एक वचन के लिए आ रहा है, तो आपको एक वचन का रूप कौन सा लेना है, स। एक वचन का ये एक वचन, एक वचन प्रथम पुरुष का रूप क्या बन रहा है, स बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, स ले लिया है, ठीक है। अब स मैंने यहाँ पे लिया है, तो क्रिया को भी मेरे को उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे स लिया है जो कि क्या है, एक वचन प्रथम पुरुष का है, तो आपको क्रिया भी एक वचन और प्रथम पुरुष की लेनी। तो एक वचन प्रथम पुरुष की क्रिया क्या आ गई है, पढ़ती आ गई है। और अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है, अगर इसका एक नंबर है तो आपको इसका भी एक नंबर ही
लेना पड़ेगा। नंबरिंग आपको दोनों में सेम करनी होगी। फिर इसके बाद में अगर इसका 1 नंबर लिया है तो इसमें भी आपको 1 नंबर ही लेना पड़ेगा। तो इसका 1 नंबर क्या आ गया, पढ़ती, और इसका 1 नंबर क्या आ गया, सर। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया बिल्कुल राइट कि वह पढ़ता है का सेंटेंस क्या बनेगा संस्कृत में, स पढ़ती। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है तो वह दोनों पढ़ते हैं। तो वह दोनों पढ़ते हैं मतलब तो पढ़ता है। तो पढ़ते का यहाँ पे मैंने बनाया है तो मतलब वह दोनों के लिए तो आया है। तो यहाँ पे ये रहा द्विवचन और प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो यहाँ पे आ गया प्रथम पुरुष द्विवचन का तो। फिर इसमें देखिए दो, अगर आपने यहाँ से सेकंड नंबर का लिया तो आपको क्रिया भी सेकंड नंबर की लेनी पड़ेगी। सेकंड नंबर की क्रिया क्या आ रही है, पढ़ता है, तो पढ़ता हो जाएगा। फिर अगला है शॉर्ट सेंटेंस है कि मैंने लिया है कि ते पढ़ते यानी कि वह सभी पढ़ते हैं। तो वह सभी के लिए क्या आ रहा है, बहुवचन आ रहा है, तो बहुवचन के लिए क्या आ जाएगा, ते आ जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर ते लिख दिया, यहाँ पर आप लोग ते लिख दीजिए। अब अगर आपने यहाँ से तीसरे नंबर का ले लिया है तो आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, क्रिया भी यहाँ से तीसरे नंबर की लेनी पड़ेगी। तो क्या आया है, पठंती, तो मैंने यहाँ लिख दिया है पठंती। फिर इसके बाद में आता त्वं पठसी। तो त्वं पठसी का मैंने लिखा यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो। तो तुम के लिए वाक्य है तो पढ़ते हैं, तो मैंने लिखा है कि तुम दोनों पढ़ते हो। तो वह दोनों पढ़ते हैं, तो पढ़ते मतलब वह दोनों पढ़ते हैं। तो वह दोनों के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है तो, क्योंकि वह दोनों के लिए यह आएगा, द्विवचन के लिए यही आता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेकंड नंबर का सर्वनाम लिया है यहाँ पे, तो मेरे को सेकंड नंबर की ही क्रिया लेनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगी, पढ़ता है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर की क्रिया क्या हो गई, पढ़ता है। फिर इसके बाद में मैंने लिखा है कि तुम वह सब पढ़ते हैं। तो वह सब के लिए कौन सा शब्द आ जाएगा, कौन सा सर्वनाम आएगा, ते। तो ते की नंबरिंग कौन सी है, तीसरे नंबर का मैंने सर्वनाम लिया, तो तीसरे नंबर की क्रिया कौन सी हो गई, पठंती। तो ये दोनों ही मेरे को यहाँ लिख देना है कि ते पठंती। तो इस तरह से ये वाक्य बनता जाएगा। फिर जैसे आप लोगों को तुम दोनों तुम पढ़ते हो, तो तुम के लिए मेरे को वाक्य बनाना है। तो तुम के लिए कौन सा सर्वनाम लगेगा, तुम लगेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है त्वं, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है पठसी, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ से 4 नंबर का सर्वनाम लिया तो मुझे 4 नंबर की क्रिया लेनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा, पठसी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पठसी। फिर मैंने लिखा तुम दोनों पढ़ते हो। तो तुम दोनों के लिए क्या लिया है मैंने, त्वाम। तुम दोनों के लिए क्या आता है, त्वाम, युवाम आता है। तो युवाम कौन से नंबर का, 5 नंबर का। 5 नंबर की क्रिया कौन सी होती है, पठत। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया युवाम पठत। फिर इसके बाद में आता है युवम पठत, तो यानी तुम सब पढ़ते हो। तो तुम सब के लिए क्या हो जाएगा, युवम। और युवम कौन सा नंबर का, 6 नंबर का। 6 नंबर की क्रिया कौन सी हो गई, पठत। तो इस तरह से मैंने इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया युवम पठत। और फिर आपने बनाया कि मैं पढ़ता हूँ। अब हमने सर्वनाम चेंज कर लिया है, अब मैं बता रही हूँ कि मैं पढ़ता हूँ। तो मेरे लिए क्या चाहिए कि अहम, मैं के लिए क्या आता है, अहम। अब मैंने यहाँ पे लिया है, अहम लिया है। तो अहम कौन से नंबर का है, 7 नंबर का है। उत्तम पुरुष और एकवचन का है, और 7 नंबर का है। तो अब 7 नंबर की क्रिया मुझे लेनी पड़ेगी उत्तम पुरुष और एकवचन की। तो कौन सी हो गई, पठानी। तो इस तरह से फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया पठानी। फिर मैंने लिखा तुम दोनों हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों के लिए क्या जाएगा, अहम पठा हुआ। तो मैंने क्या किया, 8वें नंबर का यहाँ पे लिया है, और फिर 8वें नंबर की ही मैंने क्रिया ले ली है, पठा हुआ। तो इस तरह से हो गया अहम पठा हुआ। फिर होता है कि वयम पठामः। तो वयम पठा मतलब हम सभी हम सब पढ़ते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे 9 नंबर में वयम आता है, तो 9 नंबर की क्रिया कौन सी हो गई, पठामः। तो यहाँ पे हो जाएगा वयम पठामः। तो इस तरह से आप लोग नंबरिंग करके बहुत आसानी से सेंटेंस बना सकते हो। और नंबरिंग आपको सेम करनी पड़ेगी, जो आप सर्वनाम में कर रहे हो उसी तरह से आपको क्रिया में करनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने सर्वनाम अगर 1 नंबर का लिया है तो आपको क्रिया भी 1 नंबर की लेनी है। मान लो अगर आपने सर्वनाम 5 नंबर वाला लिया है तो आपको 5 नंबर की ही क्रिया लगानी पड़ेगी। इस तरह से आप लोग अगर नंबरिंग कर लेंगे तो सेंटेंस में कभी गड़बड़ नहीं होगी, बहुत आसानी से सेंटेंस बन जाएंगे।